किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक मिलाता हूँ एक ऐसे प्रगतिशील किसान जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना एक अलग ही कार्य करके, जो कि हम लोग आप देखते हैं अक्सर हमारी जो सोच है, हमारे जो फार्मर्स की जो सोच है वो ट्रेडिशनल फार्मिंग की तरफ ही अभी तक है। उसमें हम लोग सिर्फ गेहूं, सरसों, चना, जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार, ग्वार, मूंग, उड़द, मसूर, सोयाबीन तक ही सीमित हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे युवा फार्मर से मिलाना चाह रहा हूं जिन्होंने अपनी प्रगति के मामले में, मतलब अपनी सोच और जागरूकता के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र को एक मैसेज दिया है और उन्होंने कितना बड़ा काम करके यहाँ पे दिखाया है, जिससे कि लोग मोटिवेट हो रहे हैं, लोग काफ़ी कुछ उसमें सीखते भी हैं, बहुत कुछ उनसे देख रहे हैं और उनके प्रयासों की बदौलत क्षेत्र में काफ़ी कुछ जागरूकता देखने को मिलती है। तो आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ श्री बनवारी लाल जी से। और बनवारी लाल जी राजपुरा गांव के रहने वाले हैं। राजपुरा गांव लालसोट तहसील में पड़ता है। जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले यहाँ के फोटोज आपके सोशल साइट के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया था, ठीक उसी बगीचे से आज हम लोग आप लोगों के साथ ये वीडियो बना करके आपको जानकारी दे रहे हैं। तो पपीते के खेत आप देख रहे होंगे किस तरह से पपीता इसमें ज़बरदस्त प्रोडक्शन में है और उससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं, किस तरह से इन्होंने इसको तैयार किया, क्या क्या इसमें खाद, बीज, दवाएं और कौन कौन सी वेराइटीज़ का यूज किया, क्या इसमें विशेष सावधानियां रखने की ज़रूरत है, कितना इनको प्रोडक्शन मिल रहा है और कब से इन्होंने ये तैयार किया, इसके संबंध में अपन सीधा बनवारी जी से मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। तो आपको सबसे पहले बनवारी जी, आपको ये वेराइटीज़ वगैरह आपने कौन कौन सी काम में ली है? वैरायटी मैंने ताइवान 786 रेड लिली ली थी जी। और ये गत वर्ष जुलाई अगस्त में ये बगीचा के लिए मैंने पौधे लाए थे और जब लगवाया था, तो जैसे मैंने की शुरुआत में अभी 2-2.5-3 फीट के गड्ढे कराए 6 बाई 6 से और 10 फीट के गैप से गड्ढे तैयार करने के बाद में खाद भरा, उसमें देसी बेड वगैरह खाद भरा और खाद भरने के बाद में 10-15 दिन तक गड्ढे को छोड़ दिया। उसके बाद बावजूद मैंने बाद में पौधे लगाए और पौधे लगाने के बाद में मैंने इनकी देखभाल करता रहा। वैसे शुरुआती टाइम पे वैसे इनका थोड़ा सा वायरस का ज़्यादा टाइम वो रहता है, तो वायरस के लिए अपने जैसे कि अपने पिंटू जी हैं का वो बताते रहते हैं, इनके मार्गदर्शन में मैंने दवाइयाँ स्प्रे करता रहा। पिंटू जी ने जैसे जैसा बताया वैसे मैंने इनके पास सोशल मीडिया से फ़ोटो वगैरह भेजता रहा और इनके माध्यम से इन्होंने दूर रहकर भी मेरी बहुत सहायता की और इस बगीचे में इनका योगदान रहा। बाद में इसके अंदर मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला था और वर्मी कंपोस्ट डाला था, देसी खाद का ही, देसी प्रोडक्ट का ज़्यादा यूज़ किया था और आज इनसे बढ़िया मेरे को बढ़िया प्रोडक्शन मिल रहा है। करीबन 3-4 हज़ार रुपये की रोज़ की बिक्री लालसोट, हमारे क्षेत्र लालसोट में हो जाती है। 1,000-2,000 की पपीता गांव क्षेत्र में बिक जाती है। तो आपने सबसे पहले बनवारी जी ये जो लगाया था, इसमें आपको बहुत सारे लोगों का सहयोग भी था, चाहे वो कृषि अधिकारी अशोक जी रहे हों, चाहे मुकेश जी आपके जो प्रगतिशील किसान हैं नैनवाड़ी के, उनका भी आपको अच्छा सहयोग मिला था। साथ ही साथ हमारे जो क्षेत्रीय किसान आसपास के जो लोग हैं उन्होंने आपको अच्छा सपोर्ट इसमें किया, अच्छा मार्गदर्शन आपका किया उन्होंने। तो इसमें आपने जो देखा मेजर समस्याएं क्या क्या आपको शुरू में आई और उनको किस तरह से आपने सॉर्ट आउट किया, जिससे कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको एकदम किस तरह से गड्ढे तैयार किए, क्या गड्ढे की गहराई रखी, कितना उसमें खाद, दवाइयाँ वगैरह डाली, वो थोड़ा सा एक बार आप बताएंगे तो शायद फायदेमंद रहेगा। शुरुआत में मैंने इसमें 2.5 फीट गहरा और 2 फीट चौड़ा गड्ढा कराया जी। गड्ढा कराने के बाद में मैंने फिर इसमें जैसे बेड का और बकरियों का खाद एक साथ इकट्ठा किया जी। उनको वेस्ट डिकम्पोजर करके फिर मैंने मिट्टी मिला के गड्ढों के अंदर भर दिया। अच्छा। और साथ में उसके साथ एमओपी और एसएसपी का यूज किया था जी। तीनों को मिला के गड्ढे भर दिया और गड्ढा भरने के बाद में 15-20 दिन जब बारिश हुई तब मैंने पपीता के पौधे लगाए थे। आपने इसमें जो पहले गड्ढा मतलब तैयार किया था तो वो उस टाइम पे तैयार किया था जब खेत खाली थे, यानी कि गर्मी का जब मौसम था, एक तरह से अपन कह सकते हैं कि जून के महीने में हमने गड्ढे तैयार किए थे। जून के महीने में मैंने गड्ढे तैयार करवा लिए थे। तो जून के महीने में गड्ढे का जो साइज रखा था वो रखा था अपन ने 3 फीट गहरा और 2-2.5 फीट चौड़ाई। उसमें आपने एसएसपी और डीएपी को कितना यूज किया था? एसएसपी लिया था मैंने 500-600 ग्राम एसएसपी और 300-400 ग्राम एमओपी यूज किया। 300-400 ग्राम एमओपी यूज किया। अब इसके बाद में जब आपने गड्ढे को भरा तो जमीन से लगभग अपन 15 सेंटीमीटर ऊपर तक गड्ढे को भरते हैं, जिससे कि वो 2-3 बरसात होने के बाद में पौधा अपन लगाते हैं। अब आपने जो पौधे का इसका था जो वेराइटी रेड लेडी 786 ताइवान जो आप बता रहे हैं उसका आपने प्रयोग किया। साथ ही साथ आपको उसमें उस टाइम से लेकर के शुरुआती स्टेज में क्या क्या मेजर समस्याएं आई जिससे कि आपको लगा कि यार, क्योंकि मैं आपका देख रहा था, आपने एक दिन मुझे बताया भी था, वो उस दिन का कमेंट भी मैं पढ़ रहा था, आपने कहा था कि मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ, बहुत परेशान
परेशान हूँ और मैं इस पे शायद एक तरह से फेल हो जाऊंगा या बहुत बड़ी डिप्रेशन में थे। तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने थी जिससे कि आप एक इतना जुनून वाला आदमी वो भी हताश होकर के घर बैठने की सोच रहा था? देखो सर, शुरुआत में तो पौधे लगाने के बाद में तो उस टाइम पे 10-15-20 रोज के अंदर तो जैसे कोई पौधा खराब भी हो जाता है तो उसको चेंज करना, वो तो अपने का शुरुआती टाइम था जी उसमें तो इतनी दिक्कत नहीं थी। भाई पौधा खराब भी हो गया तो चलो अभी टाइम है, इसको वापस नया पौधा रोप देंगे। जी तो उस टाइम तो समस्या आती थी कि एक तो मतलब ज्यादा पानी देने से पौधा लगाने के बाद में एक तो पौधे के नजदीकी पानी नहीं रहना चाहिए जी जी और पौधे के नजदीक पानी और ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए। जी शुरुआती में इतना ध्यान नहीं रहा था, मैं तो 10-5-20 पौधों के अंदर ज्यादा पानी भर दिया था, भाई पौधा ठीक रहेगा। जी जी तो वो पौधे खराब हो गए थे। जी उसके बावजूद में फिर आपसे मैंने बात की, अशोक जी से, राम खिलाड़ी जी सबसे बात की और सबने बताया कि पौधे के संपर्क में पानी नहीं रहना चाहिए और पानी थोड़ा कम देना चाहिए। इसमें मेजर जो प्रॉब्लम रहती है अक्सर में, क्योंकि आप लोगों को मैं तो बताता ही हूँ और सारी चीज़ें आप लोगों को जानकारी भी हम लोग देते रहते हैं सोशल साइट के माध्यम से भी, लेकिन आज मैं जो बनवारी जी से आपको सीधा रूबरू करवा रहा हूँ वो इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि उनको सीधा जो नॉलेज है किसान को, यदि किसान ही समझाए तो ज़्यादा बेहतर है अपनी लैंग्वेज में, और उनकी खुद की जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बड़ी बात है। तो जैसे कि मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि पपीते के पास कभी भी पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। यदि पानी भरा हुआ रह गया तो आपका पपीता एक रात में पूरा बगीचा आपका ख़त्म हो सकता है। इसलिए हम लोगों को पपीते को बेड पे लगाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे बनवारी जी ने वो प्रयास किया है, पपीते को बेड पे लगाया है। तो बेड पे लगाने से इनकी जो समस्या थी गलन की, इन्होंने तब बताई थी, उसके बाद में वो गलन की समस्या भी लगभग ख़त्म है। दूसरा, इसमें कुछ हमारे जैसे फंजीसाइड्स हैं जो हमारे फंगस को रोकते हैं, क्योंकि ये पीथियम जो फंगस है उसकी ज़्यादातर गलन जो प्रॉब्लम्स आती है वो उसकी वजह से होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ फंजीसाइड्स हैं, तो उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ आगे की जो चीज़ें हैं उन पे किस तरह उनका प्रोडक्शन आ रहा है, कितना क्या मार्जिन है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने जा रहा हूँ। तो इसमें आपने कौन कौन से फंजीसाइड्स में आपने, जैसे ये मैं देख रहा हूँ ये पौधे हैं आपके, इनमें आपने कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा लगा रखा है, ये क्या है और किस तरह से, किस लिए इसको लगाया है आपने? ये तो सर क्या है, जैसे बरसात की वजह से ज्यादा नमी की वजह से पौधों में यहाँ मतलब दूध सा स्राव हो जाता है और यहाँ से गलकट लग के पौधा गिरने का ज्यादा डर रहता है। जी। तो इस वजह से एक तो इसमें पानी का संपर्क नहीं, इसलिए यहाँ तक इतना बेड रख दिया। ड्रिप भी अगर जरूरत पड़ती है तो इतनी दूर रह जाती है। हाँ। तो यहाँ बरसात में पानी नहीं, किसके पास में पानी नहीं आता है। ठीक है। और ये इसलिए लगा रखा है कि मतलब अपने देसी तरीके से एक तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के ड्रेंचिंग की थी जी फंगीसाइड के लिए, और तो उसके बावजूद में ज़्यादा वो दिक्कत होती थी। मैंने अपने ब्रोडो मिश्रण यानी नीला थोता और जो पुताई करने की कड़ी आती है जी जी उन जी दोनों का मिश्रण करके जी और मिश्रण करके फिर उनसे पुताई की थी। जी। तो उसके बाद में जैसे यहाँ से वो निकलता था तो गलकट का समस्या अब दूर हो गई, बिल्कुल अब सही है। अब पौधे एकदम आपके ठीक हैं, स्वस्थ हैं पौधे बिल्कुल। इसके अलावा जो अपन बात करें कि हमारे किसान भाइयों के पास सामने आर्थिक प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, पैसे की समस्या बड़ी रहती है उनके सामने, तो दिक्कत ये आती है कि भाई वो फाइनेंशियली सपोर्ट के चलते या प्रॉब्लम्स के चलते वो बगीचे वगैरह की तरफ नहीं जाते। तो उसमें लगभग कितनी से कितना पैसा आपका इन्वेस्ट हुआ, क्या क्या शुरुआत की और किस तरह से आपने इसमें इन्वेस्टमेंट चालू किए थे? देखो शुरुआत में मैं भी डरता था भाई, अपनी साइड में किसी ने बगीचा नहीं, अगर इतना, हाँ ये पहली शुरुआत है आपकी, पहली शुरुआत थी। अगर पपीते में इतनी बचत होती तो हर कोई कर लेता, मैं भी सोचता था। अब लेकिन क्यों नहीं कर रहा, फिर भी बावजूद भी मैंने उन्हें इनसे मोटिवेट करके इसको कान को से किया, वो आवाज़ सही रहेगी। बाद में मैंने सोच ही लिया। तो ऐसे वैसे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा खर्चा भी नहीं है। शुरुआत में गड्ढे तो अपन खुद भी खोद सकते हैं, हाथों से भी इतनी सी खुदाई कर सकते हैं गड्ढों की, और पौधा अपने पास अवेलेबल हो जाता है। तो यानी एक बीघा ये मेरे 1 बीघा है और 1 बीघा में 350 पौधे हैं जी। तो 350 पौधे में मेरे मतलब शुरुआती खर्चा 30,000 का खर्चा आया था जी, जिसमें पूरा तैयार है। 30,000 के बाद में 10,000 रुपए का और खर्चा अब तक है इसमें। अच्छा, लगभग अपन ये मान सकते हैं कि 1 बीघा में 40,000 रुपए का खर्चा, जिसमें गड्ढा भी आपने ड्रिल मशीन से खुदवा सकते हैं या जेसीबी का भी अपन मदद ले सकते हैं। तो आपने इसमें जो डिस्टेंस रखी पौधे से पौधे की, यानी कि 2 गड्ढों के बीच की जो दूरी है वो क्या रखी थी? 2 गड्ढों से पंक्ति के अंदर 6.5 फीट का गैप है। 6.5 फीट का गैप है। मतलब इधर दूसरी पंक्ति से दूसरी 10 फीट का गैप है। तो मैं इसमें से क्या है बीच में
ट्रैक्टर भी निकाल लेता हूँ, जरूरत पड़ती है तो इसमें जी जुताई जी जी। करता हूँ। इसका यही एक फ़ायदा है, क्योंकि जैसे अपन ज़्यादा कंजेस्टेड लगाते हैं तो पौधों की संख्या तो ज़्यादा लग जाएगी, लेकिन उसमें क्या जो कल्चरल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे ट्रैक्टर वगैरह अपन को उसमें घास फूस निकालनी है तो वह तो हाथ से निकालनी पड़ेगी, वो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यदि स्पेस ज़्यादा है, प्रॉपर स्पेस है, तो आप उसमें इजीली ट्रैक्टर निकाल सकते हैं। तो आपका ये मानना है कि एक बीघा में लगभग 30-35-40 हज़ार रुपये अपन अधिकतम मान के चलेंगे, 40 हज़ार रुपये के लगभग का खर्चा आपका आया, जिसमें आपने एक ड्रिप भी लगाई, 10 हज़ार रुपये का आप ड्रिप का बता रहे थे, 7 हज़ार रुपये आपने मुझे बताया था उसका गड्ढे वड्ढे खोदने के। उसके अलावा आपने मुझे कुछ पैसे 16 हज़ार रुपये आपने पौधे के बताए थे। तो इस तरह से लगभग आपका 30-40 हज़ार, कुछ दवाइयों का और दूसरे खर्चों को मिलाकर 40 हज़ार समथिंग अपन मान लें अधिकतम। अब इसमें जो प्रोडक्शन है, ये पौधे कितने दिन के आपने जुलाई में लगाए थे? ये 20 जुलाई को शुरुआती लगाए थे मैंने। अच्छा, 20 जुलाई के पौधे हैं। 20 जुलाई के 20 से 24 जुलाई के बीच के हैं। अपन मान के चलें कि जुलाई खत्म होते ही अपन मान लें, लास्ट जुलाई मान लें, तो अगस्त से अपन मान लें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि लगभग 12-13 महीने, 13-14 महीने के पौधे हैं। इसमें पहली बार फल कितने दिन पे आना चालू हो गया था? पहली बार मेरे को मतलब अंदाजे से 4-5 महीने हो गए तोड़ते हुए। अच्छा, 4-5 महीने से कंटिन्यू आप तोड़ रहे हैं, तो यानी कि अपन माने कि 6-7 महीने में फल देना चालू कर दिया था। अब 4-5 महीने से अपन तोड़ रहे हैं, तो अपन जैसे कि इस पौधे में अपन देख रहे हैं, सीधा सीधा दिख भी रहा है कि इन जगहों पे सब जगह फल थे। यहाँ मतलब इस जगह फल आ गए थे, इसमें इस जगह से आपका फल आया था, और हमने इतना लगभग तोड़ दिया। इसको कैसे मान सकते हैं कि लगभग 50% हम अभी तक 30-40% लगभग तोड़ चुके हैं। लगभग इतना ही अभी ऊपर भी है और कंटिन्यू फ्लावरिंग चालू है, तो यानी कि ऊपर अभी इसमें प्रोडक्शन और आएगा, 2 साल तक ये फल देगा। अब आपका इसमें जो एक एवरेज मान के चलते हैं, क्या आपको इसमें से अभी तक कितना फल आप लगभग बेच चुके हैं? फल मतलब शुरुआती दौर में जैसे चालू हुआ था उस टाइम पे मैं मानता हूँ कि थोड़ा, अभी जैसे 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल माल निकल रहा है। पर डे 1.5-2 क्विंटल निकल जाता है 350 पौधों से। 350 पौधे, ठीक है। शुरुआत में इसे आधा था, मतलब शुरुआत में लगभग 50-60-70 किलो लगभग अपना हो गया होगा। किलो 80 किलो पर डे हो जाता था जी। और अब 1-2 क्विंटल रोज की पर डे हो रहा है। जैसे 2 क्विंटल समथिंग रोज आ जाता है। और अब जैसे जैसे पौधे बढ़ते जाएंगे तो और भी बढ़ती जाएगी क्वांटिटी। रेट लगभग क्या आपको मिल रहा है? शुरू में क्या रेट था और अभी वर्तमान में क्या रेट मिल रहा है? यहाँ जैसे मैंने अप्रैल मई में 40 से 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बाजार में। अच्छा, अप्रैल मई में तगड़ा रेट था, मतलब 40 रुपए किलो अपन मान के चल रहे हैं। टाइम पे कोरोना की वजह से भी वो लॉकडाउन में मार्केट का थोड़ा सा था, तो रेट आपको ठीक मिला लोकल में जी। और अभी वर्तमान में जैसे 25-30, 25-30, 20-25-30 का एवरेज मिल रहा है। अच्छा, 20 से तो कम नहीं हुआ। अच्छा, 25 का तो एवरेज, कभी 30 तो कभी 25 तो कभी 22, तो मतलब 24-25 रुपए किलो का एवरेज अपन मान के चल सकते हैं रोज का। तो आपके लगभग अब पर डे 2 क्विंटल आप बता रहे हैं, तो अब एवरेज 25 यदि अपन मान के चलते हैं तो 25 लगभग 5,000 रुपये, 4-5 हज़ार रुपये पर डे का। 4.5-5,000। क्योंकि मैं अभी बाबा से भी पूछ रहा था तो वो बता रहे थे कि ज़्यादा नहीं तो हम मिनिमम मान के चल सकते हैं कि 2-3 हज़ार रुपये का हमें पर डे का आ जाता है इसमें। अब लगभग कितने रुपए का आप अब तक इसमें से बेच चुके हो? इसमें से अभी मतलब पर डे, मतलब इसे मैंने कॉपी में लिखता हूँ रोज की। अच्छा, नोट करते हो? अभी नोट करता हूँ। अभी से मैंने 4 दिन हो गए, सब भी लागत तो मतलब 12,000 का माल बेचा है। 4 दिन में 12,000 का आपने अभी बेचा है। और कंप्लीट अभी अपन एवरेज इसका माने तो लगभग जैसे 3-4 महीने में आपने कितना क्या इसमें से निकलाया होगा? लगभग 80-90 हज़ार का माल बेच चुका, मतलब 80-90 हज़ार के समथिंग अपन कम से कम बेच चुके हैं। 25-26 हज़ार के मैंने प्याज बेच दी थी इसी खेत। अच्छा, इसी खेत में प्याज भी आपने इंटरकल्चर में लगाए थे? शुरुआत में मूंगफलियाँ थी। अच्छा, शुरू में मूंगफली लगाई। अच्छा, मूंगफली खोदने के बाद मूंगफली बेच दी, फिर उसके बाद प्याज कर दिए थे। अच्छा, प्याज और मूंगफली 2 आप इसमें से बेच चुके हैं अभी तक, ये जो खाली जगह में से। तो इंटरकल्चर में प्याज मूंगफली आपने दोनों बेची, वो लगभग कितने का बिका होगा लगभग कंप्लीट? 30-32 हज़ार की मूंगफली बेच दी थी इसमें से। 30-32 हज़ार की कुल मिला के जितना खर्चा हुआ ना वो मतलब अन्य फसलों से निकाल चुका हूं। अच्छा, अब तक जो खर्च इसमें आपने किया है वो मूंगफली और प्याज से निकाल के कंप्लीट है। अब ये जो आ रहा है आपका, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट है जो जितना भी प्रॉफिट, मतलब इसमें लगभग अपने माने 80-90 हज़ार रुपए हम कर चुके हैं अभी तक। पूरा इस पपीता का बगीचे का खर्चा प्लस अपनी मजदूरी वगैरह सब निकाल के, दोनों प्याज और मूंगफली से निकाल। अच्छा, उससे निकाल दो आप कंप्लीट। अब अपने पास यदि माने अपन 80-90 हज़ार रुपए हम अब तक कर चुके हैं, इसके अलावा हम ये मान रहे हैं कि लगभग 30% ही अभी हमने तोड़ा है फल को। 70% फल इसमें आना और बाकी है अभी। अब 70% पे यदि अपन बात करें तो लगभग 2 लाख रुपए का हमें और उम्मीद है कि इसमें से और मिलने वाला है।
जैसे वर्तमान में भाव चल रहा है ना 20-25 का मिल जाएगा, तो 2 लाख का माल मेरे पास अवेलेबल है। 2 लाख के लगभग अपन मान के चल सकते हैं। तो 2 लाख के माल का सीधा सीधा अपन हो गया 1 लाख हम लगभग बेच चुके, 2 लाख और आ जाएगा तो लगभग 3 लाख रुपए अपन मान के चलते हैं। क्योंकि मैं ये चीज़ें जब बताता हूँ ना किसानों को कि भैया 1 बीघा से हम 2 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो मुझे बहुत से लोग पागल वगैरह घोषित कर चुके हैं कि ये फालतू में लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। यदि ऐसा होता तो किसान बहुत पैसा वाला होता। अब ये क्या है, जैसे अपन जो रेट है आपकी 20-25 रुपये किलो आप बता रहे हैं, 25 रुपये किलो तो अपना क्या है लोकल में बेचते हैं, तो इसलिए आपको मिल जाता है। आसपास कोई और बगीचा नहीं है इसलिए मिल जाता है। लेकिन बहुत बड़े स्केल पे यदि बगीचे होंगे तब भी यदि अपन मानते हैं तो मिनिमम 10-12 रुपये किलो तो आपका कभी भी इससे डाउन तो रेट जाएगा ही नहीं। कितने ही बगीचे यदि लग जाएंगे तब भी यदि हम माने तो उस स्थिति में भी हमारा 1-1.5 लाख रुपए का आराम से पपीता 1 बीघा में हो जाएगा, और उसमें 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा है। तब भी हम ये कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए का पपीता हमारा कहीं नहीं जा रहा प्रत्येक साल का। यदि 1 बीघा में 1 लाख रुपए किसान को मिलता है तो उसमें बुराई क्या है भाई। अब से पहले अपन गेहूँ सरसों वगैरह करते थे इसमें, तो उसमें कितना क्या मिलता था 1 बीघा में? गेहूँ सरसों में ज्यादा कुछ नहीं मिलता था सर, उससे पूरी मजदूरी और पूरा खर्चा निकालें तो बराबर है। कई बार घाटे में भी चला जाता है आदमी। तो ये अब मैं आपको बनवारी जी से रूबरू करवा रहा था, तो उनसे यही अपन जानना चाह रहे थे कि क्या क्योंकि आपको मैं कहता हूँ तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि यार बेवकूफ़ बना रहा है या ज्ञान बांटने वाली बातें हैं, और कृषि विभाग वाले या जो अधिकारी लोग हैं या कर्मचारी हैं या जो भी डिपार्टमेंटल हैं तो वो तो शायद अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए या इस टाइप से कहते होंगे। इसलिए मैंने ये सोचा कि आपको सीधा आज मैं मुकेश उनसे बनवारी जी से ही रूबरू करवाता हूँ और उनसे ही पूछते हैं अपन कि किस तरह से उन्होंने किया। और आपको शायद मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें जानकारी अच्छी भी लगी होंगी। अब ये देखो 1 पौधे से 4 पौधे बन रहे हैं, इसमें क्या रीज़न रहा बनवारी जी? इसमें शुरुआती में जैसे मतलब थोड़ा पौधा ग्रोथ कर रहा था तो ये एक गलती से टूट गया था। अच्छा। तो टूटने के बाद में इससे टूट गया था, तो इसमें से और साइड की फुटान निकली है, साइड में फुटान निकली है। तो इसमें ये जैसे आप कोई भी पौधा देखो, चाहे वो पपीते का हो चाहे दूसरा पौधा हो, यदि वो टूट जाता है तो उसमें से क्या ये नेचुरल है कि साइडों में से ब्रांचेज निकलने लगती है। और इनके आप यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे 2-4-5 पौधे मैंने देखे हैं जो टूटने की वजह से साइडों से ब्रांच निकली और उनकी ब्रांचों में बहुत अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है। तो एक पौधे से 3-3, 4-4 मतलब अलग अलग ब्रांच और उनमें शानदार प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखना होता है इनका। तो जैसे पौधा टूटता है उसकी साइड में जितनी ब्रांच निकलती है ना जी, बस थोड़ा सा इनकी डोज यानी कि खुराक के लिए देसी खाद वगैरह का थोड़ा सा इनका ज्यादा हो चाहिए। हाँ, क्योंकि जब ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक ही आदमी तरफ से ग्रोथ हो रही है, चारों तरफ ग्रोथ होगी तो निश्चित रूप से उसको प्रोडक्शन मतलब उसका जो भोजन है, खाने पीने के जो पोषक तत्व हैं उनकी भी ज़्यादा जरूरत होगी, तो उसका भी उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलें, ये हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा किस तरह से ये जो बगीचा है जिसमें 350 पौधे हैं और उनमें से जो प्रोडक्शन चल रहा है वो सराहनीय है। साथ ही साथ क्या है, इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी आ रही है। आप इसमें कोई सा भी पौधा देखेंगे सब में प्रोडक्शन लगभग अपन 1 क्विंटल से ऊपर मान के चल सकते हैं। एक पौधे में लगभग कितना बनवारी जी, कितना फल आप मान के चलें? अभी वर्तमान में हिसाब से एक पौधे के अंदर 70-80 किलो वजन तो है। हाँ, अभी ये तो क्या है एट प्रेजेंट अवेलेबल है। इसमें से जो तोड़ा है वो अलग है, मतलब पौधे में ऊपर आ रहा है वो मतलब तैयार हो रहा है। साथ ये जैसे फल आपकी लगातार इसमें फ्लावरिंग कंटिन्यू जा रही है, जितना नीचे है उससे ज्यादा फ्लावरिंग भी जा रही है, तो ये प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा अभी। तो फाइनली आपको क्या लगता है कि किसानों को गेहूं सरसों पे अटके रहना चाहिए या फिर उससे आगे भी सोचना चाहिए? किसानों को अगर मान लो शुरुआती में दौर पे डर लगता है मतलब ऐसा कष्ट करने से, तो मतलब थोड़ा 1 बीघे के अंदर वो पूरी जमीन को छोड़ के उसमें गेहूं सरसों कर ले चाहे, पर 1 बीघा वो अलग से कर सकते हैं। जब पहली बार जयपुर में मिले थे तब अपन ने जो डिस्कशन किया था कि यार आप ये बगीचा लगा लो, उस टाइम आपको ऐसा लग रहा था क्या कि यार ये संभव है, या फिर उस टाइम भी आपको भी ऐसा ही लग रहा था कि ये सब ज्ञान बांट रहे हैं? वैसे नहीं, उस टाइम पे जैसे आपने जयपुर रूम पे मिले तो उसने उस टाइम पे आपने बताया ना, तो उसके बाद जब भी सोच लिया था मैंने कि करना है अपन को, अपने को ज्यादा नहीं तो शुरुआत में 1 बीघा करना, एक बार करके देखते हैं, बस करके देखते हैं। तो उस टाइम पे जब भी मैंने सोच लिया और गत वर्ष सोचने के बाद में 1 बीघा मैंने शुरुआती में इस डर के मारे मैंने भी सही बताऊं 1 बीघा लगाया है। हाँ, वो मैं भी क्या है जैसे किसानों ऐसे कोई ऐसे बोल देता कि देखो ये हो जाए तो बहुत ज्यादा हो जाए, नहीं हो तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। अपन भी क्या है जैसे डबल लॉस का अपन शुरुआत में 1 बीघा ही करते हैं। अपन भी किसानों को यही सजेस्ट करते हैं कि पहले छोटे स्तर पे आप ट्रायल के रूप में करके देखो, यदि आपको अच्छा लगे आगे करना। और ये देखो आप अब इसमें बगीचे अपन बात करें, इस फल के पौधे के अंदर यदि फलों को यदि अपन काउंट करना चाहें तो लगभग कितना फल इसमें होंगे एट प्रेजेंट? मुझे लगता है शायद कम से कम 100 से तो कम नहीं होना चाहिए, 100 से कम तो हो ही नहीं सकते। और एक फल का यदि अपन वजन ऑन एंड एवरेज 1.5 किलो भी यदि माने
क्योंकि अभी जैसे जैसे टूटेंगे फल का बट ये तो साइज तो आएगा। हाँ 1.5 किलो से कम का पपीता कोई निकलता नहीं है लास्ट में जब अपन हार्वेस्टिंग करते हैं तब। तो लगभग 150 क्विंटल। तो एक इसमें से अभी 10 किलो माल टूट जाएगा ना, तो ये मतलब ऊपर जैसे थोड़ा थोड़ा हल्का है ना, ये एक दिन में वापस तैयार हो जाएगा। हाँ वो इतना ही टूट साइज आ जाती है, क्योंकि तो एक दूसरे से दबा हुआ है, तो दबा हुआ होने की वजह से क्या है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं आ पाती। अब एक एक के देखो 3-4 पपीता है इस यहाँ, जी जी। यानी 1.5 किलो 6 किलो बचते एक टाइम के इसके। हाँ एक ब्रांच पे उसी पे आ रहा है, तो उसमें कई सारी ब्रांचें ऐसे छोटी छोटी सी है। ये जैसे ऐसे ब्रांच है तो एक में कम से कम 3-3-4-4 तो हैं, और उनमें बिल्कुल जगह नहीं है, मतलब इतना टाइट स्पेस भी नहीं है, हिल भी नहीं रहा पपीता, इतना कंजेस्टेड हो रहा है बिल्कुल। तो ये सब आपकी मेहनत है, आपने बहुत अच्छा एफर्ट्स इसमें किए हैं। और इधर ये सारे पौधे ही एक जैसे हैं। इसमें पपीते में एक चीज़ का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए, जो सोलेनेसी कुल की वेजिटेबल्स हैं, जैसे चाहे हम बात करें मिर्ची की या हम बात करें टमाटर की, ये हमको पपीते के बगीचे में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पपीते के और इनके दोनों के रोग कॉमन हैं, तो एक दूसरे को ये नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हम लोगों को इनसे बचना चाहिए। अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम पपीता में लगा सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कमलेश जी, इनको बनवारी जी को भी बताया था, तो बनवारी जी ने लगाया। इसमें आप मूंगफली, इसमें प्याज, इसके बाद में आप इसमें आलू, उसके अलावा आपकी जड़ वाली जैसे चुकंदर है, सलजम है, गाजर है, मूली है, और इनके अलावा जो दूसरी क्रॉप्स जैसे रूट क्रॉप जिनको हम कह सकते हैं, जिसकी जड़ काम में आती है, जैसे वो सारी क्रॉप्स आप इसके अंदर ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके जो पौधे हैं उसमें निमेटोड्स वगैरह या दूसरे जो वायरल डिजीजेज हैं वो स्प्रेड नहीं होंगी, और आपको उसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो अभी आप जो सुन रहे थे, बिल्कुल कमलेश जी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, लेकिन इनका एक इंटरेस्ट था और इस पूरे क्षेत्र के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। लोग अब देखने आते हैं इनके बगीचे को कि यार ऐसा भी संभव है क्या, क्योंकि पहला बगीचा है इस पूरे क्षेत्र में। तो ये बड़ी एक अचीवमेंट अपन कह सकते हैं इनकी मेहनत की वजह से। तो अब आपको क्या लगता है, किसानों को क्या लास्ट में क्या बताना चाहोगे, क्या करना चाहिए उनको, या करना चाहिए नहीं करना चाहिए? परंपरागत जो किसान, बड़े किसान है वो खेती कर रहे हैं, उनको तो मतलब शुरुआत में एक बीघा तो मेरे कहने से एक बीघा तो मतलब बगीचा लगाना चाहिए शुरुआती में। एक बीघा बगीचा लगाना चाहिए, सभी को लगाना चाहिए। इस बार एक चीज़ और अपन देख रहे थे कि जो किसान हैं उनको बरसात की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे बाजरा, अपन यदि बात करें जब अपने क्षेत्र की बात करते हैं, बाजरा तिल है, तो शुरुआत में तो बाजरा तिल लेट बरसात की वजह से हम बो नहीं पाए। दोबारा जिनमें जहाँ बुआई हुई वहाँ पे अधिक बरसात की वजह से वो खराब हो गया। तो बगीचे में अपन किस तरह से देख सकते हैं, बगीचे में बगीचे में बरसात का विशेष ज़्यादा एक तो पानी की अगर ज़्यादा बारिश होती है तो ये तो जल निकासी का तरीका मतलब खेत का ढंग से होना चाहिए, ज़्यादा पानी खेत में बढ़ना चाहिए। अगर कम भी बारिश होती है तो इसमें पानी की बहुत ही कम जरूरत होती है, केवल एक नमी रहनी चाहिए पौधों के। जी जी, बस इतना सा पानी ज्यादा जरूरत नहीं लगती। मतलब इसमें बहुत ज्यादा पानी की प्रॉब्लम ऐसे नहीं आती है। यदि बरसात है तो भी अपन कम ज्यादा है तो भी पपीता या दूसरा जो क्रॉप है, जो फ्रूट क्रॉप्स हैं, वो झेल लेती है, तो उस हिसाब से भी अच्छा है। हाँ। तो ये किसान भाइयों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मेरा ये आग्रह रहेगा कि आप लोग भी अक्सर ऐसे प्रगतिशील किसानों से सीख करके या उनसे जो एक्सपीरियंस है उनका लाभ लेकर के आप भी इस टाइप की चीज़ें अपनाएं। आपको बेनिफिट्स होंगे, आपको अच्छा लगेगा। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए जो जानकारियां हैं ये उपयोगी साबित होंगी। हम लोग सिर्फ आपके लिए ये वीडियोज़ वगैरह लेकर के आते हैं। आपसे ये इसलिए निवेदन रहेगा कि शेयर करेंगे, दूसरे किसान मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होंगे तो उनका प्रोडक्शन और उनकी जो इनकम है वो डबल हो सकती है या ट्रिपल हो सकती है, उससे भी ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर। तो आपको अच्छा लगे तो आप इसको दूसरे किसानों तक पहुंचाने में मदद करिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।